हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले हैं इस वीडियो में अधिगम के लिए आकलन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। दोस्तों यानी कि यहाँ पर असेसमेंट फॉर लर्निंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। आपके सामने पहला जो प्रश्न है आ चुका है, देख लेते हैं एक बार। पहला प्रश्न जो है ये दोस्तों आपसे शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं मापन से आप क्या समझते हैं। मापन की विशेषता, महत्व एवं मापन में होने वाली त्रुटियों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपसे पहले तो मापन के बारे में पूछा गया है और सेकंड जो है आपसे मापन की विशेषताएं पूछी जा रही हैं और थर्ड जो है महत्व और मापन में होने वाली त्रुटियों के बारे में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार आंसर की तरफ बढ़ते हैं। और दोस्तों आपसे आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो अब आंसर को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है मापन का अर्थ एवं परिभाषाएं, क्योंकि यहाँ से आपसे मापन के बारे में पूछा जा रहा है। दिया है ऊपर मापन से आप क्या समझते हैं। सबसे पहले आपको प्रश्न को देखना होगा कि उसमें क्या पूछा जा रहा है, उसी के आधार पर आपको फिर जो है हेडिंग डालनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर नीचे जो है अर्थ दिया जा रहा है और इसके साथ में जो है नीचे देखिएगा ये डेफिनेशंस दी जा रही हैं और डेफिनेशंस जो है ये कई विद्वानों के अनुसार दी जा रही है। यहाँ पर दिया है विभिन्न विद्वानों ने मापन को निम्न प्रकार परिभाषित किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो भी डेफिनेशंस हैं, जैसे फर्स्ट जो है टाइलर के अनुसार है। तो दोस्तों अगर जब तक आप ये पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये याद नहीं होने वाली हैं। तो आप देख लीजिएगा एक बार टाइलर ने क्या कहा है। मापन किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। टाइलर ने क्या कहा है कि मापन जो है किसी नियम के अनुसार आवंटन करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों एक एक लाइन की डेफिनेशन है ये और इन्हें आप पढ़ लीजिएगा और विद्वानों के नाम भी याद रखें। ठीक है दोस्तों, विद्वानों के नाम के साथ ही आपको ये लिखनी है। अगर आप भूल गए तो आपकी डेफिनेशन जो है गलत भी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा कम से कम 3 डेफिनेशन आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। सेकंड जो है स्टीवेंस के अनुसार है और थर्ड जो है ब्रेडफील्ड और मॉरडॉक के अनुसार है। थर्ड जो है जेसी ननले के, फोर्थ जो है आपकी जेसी ननले के अनुसार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देख लीजिएगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी देखना चाहते हैं, इनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आपसे प्रश्न में पूछा गया था कि मापन का महत्व और विशेषताएं बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डालेंगे आप मापन की विशेषताएं। ठीक है, विशेषताएं आपको पॉइंट के रूप में दी जा रही हैं। पहला पॉइंट ये दिया है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे यहाँ पर पॉइंट डालकर ही आपको लिखना है, दिए गए हैं। काफ़ी आसान है और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग जो है आपसे पूछी जा रही थी मापन का महत्व। तो यहाँ पर आप महत्व को देख लीजिएगा और ये भी पॉइंट में दिए गए हैं, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और आपसे कहा गया था कि मापन की त्रुटियों के बारे में पूछा गया है मापन की। तो दोस्तों ये देख लीजिएगा, यहाँ पर आ चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपका जो है सेकंड क्वेश्चन आ गया है, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन जो है क्या है। सेकंड प्रश्न की बात करेंगे यहाँ पर। ये दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, याद रखिएगा। देखते हैं क्या है प्रश्न। मूल्यांकन से क्या आशय है। यहाँ पर आपसे मूल्यांकन के बारे में पूछा जा रहा है। आगे मूल्यांकन की विशेषताएं तथा शिक्षण में महत्व बताइए। मूल्यांकन से क्या आशय है, मूल्यांकन की विशेषताएं और शिक्षण में महत्व पूछा जा रहा है यहाँ पर दोस्तों। तो और इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा गया, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर केवल आपसे इतना पूछा जा रहा है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों आप पहले प्रश्न को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, फिर इसी जब आपकी प्रश्न समझ में आ जाए फिर उसी के आधार पर आपको हेडिंग भी डालनी है। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले मूल्यांकन से आपका क्या आशय है या मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, इसी के आधार पर आप हेडिंग डालेंगे। सबसे पहली मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करेंगे। बाकी और भी पहले वीडियो दे चुके हैं जिनमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है डिटेल में। तो आप लोग लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर भी आप देख सकते हैं। उन वीडियो में भी मूल्यांकन के बारे में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है मूल्यांकन का जो शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है मूल्य का अंकन करना। मापन द्वारा किसी प्राणी या वस्तु की किन्हीं चिन्हों अथवा इकाई अंकों में व्यक्त किया जाता है, लेकिन इन चिन्हों द्वारा किसी वस्तु का अर्थ ग्रहण नहीं किया जा सकता। किसी वस्तु के
अर्थ को ग्रहण करने के लिए तथा मूल्य का निर्धारण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी आसान भाषा में है और पढ़ लेंगे एक बार और आसानी से आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ परिभाषाएं दी जा रही हैं मूल्यांकन की, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, विभिन्न विद्वानों के अनुसार है। फर्स्ट जो है डांडेकर के अनुसार है, देख लीजिएगा, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। दोस्तों ये जो है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपसे वेरी शॉर्ट में या ऑब्जेक्टिव में भी पूछी जा सकती है। जैसे आपको ये डेफिनेशन दे दी जाएगी, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, यह किसने कहा है, तो आपका आंसर होगा डांडेकर ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है रेमर्स और गेज के अनुसार है। नेक्स्ट कोठारी आयोग के अनुसार, और जो फोर्थ है आपकी यह है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी के अनुसार। तो यहाँ पर जो डेफिनेशन दी जा रही है इन सभी को यानी अच्छे से रट लीजिएगा, याद कर लीजिए। और नेक्स्ट है आपकी जेम्स एम ली के अनुसार, तो यहाँ से आप 3-4 डेफिनेशन को याद कर लीजिए। नेक्स्ट, अब आपसे प्रश्न में मूल्यांकन की विशेषताओं के बारे में पूछा गया, तो हेडिंग डालेंगे मूल्यांकन की विशेषताएं, पॉइंट में दी गई हैं, लिख लीजिएगा। यहाँ पर 5 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व, आपसे शिक्षण में महत्व भी पूछा गया है प्रश्न में, तो हेडिंग डालनी है आपको मूल्यांकन का शिक्षण में महत्व। ठीक है दोस्तों, फिर इसके अंदर आपको सब हेडिंग डालनी है। फर्स्ट, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। अगर आपको ये हेडिंग याद हो जाती है तो आप इनके अंदर आसानी से लिख सकते हैं, विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे फिर अच्छे से आप लिख सकते हैं। सेकंड जो है आपका सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। थर्ड जो है मूल्यांकन पुनर्बलन के रूप में भी कार्यशील होता है। इन हेडिंग्स के आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, चलिए आगे चलते हैं। 6 पॉइंट हो चुके हैं आपके। नेक्स्ट, अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। यहाँ पर जो थर्ड प्रश्न है आपका, यानी तीसरा जो क्वेश्चन है, इसे देखते हैं। संक्षेप में मापन एवं मूल्यांकन की त्रुटियों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए तथा इनको दूर करने के उपाय समझाइए। यहां पर दोस्तों क्या कहा गया है, फिर से देख लेते हैं। संक्षेप में मापन एवं मूल्यांकन की त्रुटियों के वर्गीकरण की विवेचना कीजिए। मूल्यांकन की त्रुटियों के वर्गीकरण कराया गया है दोस्तों, और साथ ही इनके दूर करने के उपाय को भी पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको हेडिंग डालनी है मापन एवं मूल्यांकन को त्रुटियां एवं इन्हें दूर करने के उपाय, जैसा कि यहां पर दिया गया है। ऐसे आप हेडिंग डालेंगे और फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। ये जो है दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लें, एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले जो भी वीडियो दिए थे अभी तक लगातार जितने भी क्वेश्चन हर वीडियो में डिस्कस किए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिले हैं। तो दोस्तों ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये भी आ सकता है आपके एग्जाम में, अच्छे से देख लीजिएगा इसे। आकलन से क्या तात्पर्य है, आकलन की प्रमुख विशेषताएं बताइए। यहां पर आपसे आकलन के बारे में पूछा जा रहा है और इसकी विशेषताओं के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट, आकलन की विशेषताएं बताइए। यही प्रश्न जो है दोस्तों कई बार आया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में आकलन की परिभाषा, क्षेत्र और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। यहाँ भी विशेषताओं के बारे में पूछा जा रहा है और आकलन के बारे में। नेक्स्ट, आकलन का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके क्षेत्र का भी उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपसे पूछा गया आकलन क्या है। तो दोस्तों यहाँ से आपका शॉर्ट और लॉन्ग आंसर दोनों ही बन सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपसे आकलन के बारे में पूछा गया तो आपको वही हेडिंग डालनी है जैसे सेम ऊपर सारे क्वेश्चंस में डालते हुए आए हो। जो पूछा गया है उसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं, तो यहां भी आप डालेंगे आकलन का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, पहले थोड़ा सा यहां पर आप लिख देंगे, इसके बाद जो है आप डेफिनेशन को लिखेंगे। डेफिनेशंस जो है यहां पर दी गई हैं, देखिए कई विद्वानों के अनुसार दी जा रही हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिएगा। पहला जो है हुआ एवं फीड के अनुसार है, नेक्स्ट है इरविन के अनुसार। तो इन दोनों डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट, अब आपसे आकलन की विशेषताएं पूछी जा रही थी, तो यहाँ पर ये जो है दोस्तों पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आकलन की विशेषताएं।
ठीक है दोस्तों, देख लीजिएगा इन्हें एक बार। इसमें सबसे पहले जो है आपकी आएगी विश्वसनीयता, नेक्स्ट वैधता, थर्ड पॉइंट रहेगा आपका उपयोगिता, और फोर्थ रहेगा मानकीकरण। इन आकलन की विशेषताओं को आप अच्छे से पढ़ लें और इन्हें याद कर लें। जब तक आप इन्हें पढ़ेंगे नहीं तब तक आपको ये समझ में नहीं आने वाली हैं। नेक्स्ट, मानकीकरण के बाद है आपका अगला पॉइंट जो है व्यवहारिकता। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो है प्रश्न आपके सामने आ चुका है, देख लेते हैं इसे। आकलन उपकरण से क्या तात्पर्य है? अब दोस्तों यहाँ पर आपसे जो है आकलन उपकरण के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, प्रमुख आकलन उपकरणों का वर्गीकरण कीजिए तथा किसी एक का वर्णन कीजिए। यहाँ पर आकलन उपकरणों का वर्गीकरण कराया जा रहा है और किसी एक का वर्णन भी करने को बोला है। नेक्स्ट, विवरण मापनी से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर आपसे विवरण मापनी के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट है आकलन उपकरण के प्रकार, यहाँ पर प्रकार पूछे जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो है आकलन के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। दोस्तों ये एक ही प्रश्न है, बस अलग अलग तरीके से पूछा गया है, तो देख लीजिएगा इसे एक बार, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे आकलन उपकरण से आशय या अर्थ। ठीक है दोस्तों, आकलन उपकरण से आशय, इसके बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट, अब आपसे वर्गीकरण पूछा गया था तो फिर आप हेडिंग डालेंगे आकलन उपकरणों का वर्गीकरण। जिस तरीके से यहाँ पर वर्गीकरण किया जा रहा है इसी तरीके से सेम आप भी करेंगे, आकलन उपकरणों का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या है, आपको दो लाइन करनी है, एक लेफ्ट में और एक राइट में। फर्स्ट जो वर्गीकरण करेंगे आप तो एक साइड लिखेंगे परिमाणात्मक उपकरण, सेकंड जो होगा आपका गुणात्मक उपकरण। अब परिमाणात्मक उपकरण को जो है दोस्तों तीन भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट जो रहेगा आपका वो रहेगा परीक्षा, सेकंड मापनी, थर्ड निर्धारण मापनी। और गुणात्मक उपकरण के अंदर जो है आपके 5 आएंगे। पहला है आपका समाजमिति, दूसरा है प्रश्नावली, तीसरा रहेगा आपका साक्षात्कार, और चौथा जो रहेगा अनुसूची, और पांचवा रहेगा परीक्षण। देख लीजिएगा, इन वर्गीकरण का आप स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट, अब आपको डालना है परिमाणात्मक उपकरण। इसके अंदर ये जो है परिमाणात्मक उपकरण जो है 3 प्रकार का होता है, जो आपको बता दिया, परीक्षा, मापनी और निर्धारण मापनी। फिर आप इनको अलग अलग लिखना शुरू करेंगे। पहले आप मेन हेडिंग डालेंगे परिमाणात्मक उपकरण, इसके बाद फिर आप डालेंगे हेडिंग परीक्षा। ठीक है दोस्तों, परीक्षा के बारे में लिखेंगे आप, परीक्षाएं कौन कौन सी होती हैं, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा या लिखित परीक्षा, इस तरीके से इस बारे में आप बताएंगे। नेक्स्ट जो है सेकंड जो है आपका वो है मापनी। ठीक है, ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो था निर्धारण मापनी, इसके बारे में आपसे पूछा गया था प्रश्न में। ठीक है दोस्तों, इसे लिख देंगे आप। फिर नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक अच्छे आकलन उपकरण की प्रमुख कसौटियों का वर्णन कीजिए। यहाँ पर एक अच्छे आकलन उपकरण की कसौटियों का वर्णन कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है श्रेष्ठ आकलन उपकरणों की कसौटी बताइए। यानी अच्छे आकलन उपकरणों की कसौटियों का पूछा जा रहा है, तो आपको आंसर डालेंगे और लिखेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे आकलन उपकरण की कसौटियां। ठीक है दोस्तों, इन कसौटियों को जो है 2 भागों में बांटा गया है। पहली जो है आपकी वो है तकनीकी कसौटी, यानी टेक्निकल वाली है, और सेकंड जो है आपकी प्रैक्टिकली है। ठीक है, यानी पहली है तकनीकी कसौटी, दूसरी है व्यावहारिक कसौटी। ठीक है, फिर इनके बारे में आप लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले डालेंगे आप तकनीकी कसौटियां। इसके अंदर फिर आपको अंदर हेडिंग डालनी है, फर्स्ट विश्वसनीयता, मानकीकरण, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। वैधता, विविधकारिता, और नेक्स्ट है आपका मानक। ठीक है दोस्तों, अब आपका जो सेकंड हेडिंग था यह है व्यावहारिक कसौटियां। देख लीजिएगा इन्हें, और हेडिंग डालना है आपको और लिखते जाना है ऐसे ही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। देख लेते हैं ये प्रश्न क्या पूछ रहा है।
बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार बताइए। दोस्तों ये जो प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, आपसे बुद्धि के बारे में पूछा जाएगा। बुद्धि का एक क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो शॉर्ट में रहे या लॉन्ग में रहे। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। बुद्धि से आप क्या समझते हैं, बुद्धि के प्रकार को बताइए। नेक्स्ट, बुद्धि की प्रकृति बताते हुए इसके प्रकार भी बताइए। इसे प्रश्न है दोस्तों, बस अलग अलग तरीके से पूछ लिए गए हैं। तो आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले आंसर में, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है, बुद्धि का अर्थ एवं परिभाषाएं। और आपको लिखना शुरू करना है, बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1885 में हर्बर्ट स्पेंसर ने किया। बुद्धि एक जटिल शब्द है जिसे सरलता से परिभाषित नहीं किया जा सकता। वैज्ञानिकों का इसके अर्थ को लेकर मतभेद है। रॉस ने इसके अर्थ के विषय में लिखा है कि वह निश्चित नहीं कर सके कि बुद्धि में स्मृतियों, कल्पना, भाषा, अवदान, गामक, योग्यता एवं संवेदना सम्मिलित है अथवा नहीं। अब बोरिंग ने क्या लिखा है तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर नीचे दिया जा रहा है। अगर दोस्तों डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा बनेगा। ठीक है दोस्तों, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बाकी आपको अगर कुछ पूछना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप और चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है विद्वानों के अनुसार डेफिनेशन दी जा रही है बुद्धि की, तो इन्हें एक बार देख लेते हैं। ये आपसे 1 नंबर में भी पूछी जा सकती हैं, यानी कि आपसे बहुविकल्पीय या वेरी शॉर्ट में पूछे जा सकती हैं। ये सबसे पहले जो है मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन वुडवर्थ की है। यहाँ पर जो दी गई है, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये डेफिनेशन किसने दी है, वुडवर्थ ने दी है। नेक्स्ट है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ये टर्मन ने दी है। दोस्तों यहाँ पर जो भी डेफिनेशन दी गई है, यहाँ पर 4 दी गई हैं, चारों के चारों आप याद कर लो। ठीक है दोस्तों, ये चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है और एक लाइन भी नहीं है, आप इन्हें अच्छे से याद कर सकते हैं। अगला है थॉर्नडाइक के अनुसार, गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने क्या कहा है कि गत अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता ही क्या है, बुद्धि है। नेक्स्ट, बिने कहते हैं बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है। पहला है ज्ञान, दूसरा है आविष्कार, तीसरा है निर्देश और चौथा है आलोचना। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए आपके यानी 4 डेफिनेशन। और जो 5वीं डेफिनेशन यहाँ पर दी जा रही है बैचलर के अनुसार, तो आप इसे देख लीजिएगा इन्हें और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न में पूछा गया था बुद्धि के प्रकार। अगर आपसे एग्जाम में बुद्धि के प्रकार पूछे जाते हैं तभी आप लिखें, अन्यथा लिखने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर बुद्धि के प्रकार को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर थॉर्नडाइक के अनुसार दिए जा रहे हैं, जो कि थॉर्नडाइक ने है 3 प्रकार बताए हैं बुद्धि के। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, कभी कभी आपसे शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेगा कि बुद्धि के प्रकार को बताइए। तो पहला आपका रहेगा सामाजिक बुद्धि, दूसरा रहेगा मूर्त बुद्धि और तीसरा रहेगा अमूर्त बुद्धि। ठीक है, अगर आपसे इनकी व्याख्या करने को कहा जाए तभी आप इनकी व्याख्या करें, अन्यथा कोई भी आवश्यकता नहीं है। तो देख लेते हैं, पहला जो है आपका सामाजिक बुद्धि है, दूसरी है मूर्त बुद्धि और तीसरी जो है अमूर्त बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये याद रखना है, थॉर्नडाइक के अनुसार है ये। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है देख लेते हैं एक बार दोस्तों। यहाँ पर आपसे बुद्धि का मापन पूछा जा रहा है, किस प्रकार किया जा सकता है। बुद्धि का मापन जो है किस प्रकार किया जा सकता है। दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये, और यहाँ पर देख लेते हैं एक बार आंसर की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का मापन का अभिप्राय विद्यार्थी की मानसिक योग्यता का माप करना है, कि उसमें किस किस तरह की मानसिक योग्यताएं हैं और कितनी मात्रा में हैं। सभी विद्यार्थियों में इस तरह की कुछ जन्मजात योग्यताएं निहित होती हैं। बुद्धि परीक्षण द्वारा इन्हीं योग्यताओं अथवा मानसिक क्षमताओं का आकलन किया जाता है। तो दोस्तों बुद्धि का आकलन किस प्रकार किया जाता है, ये जो है दोस्तों बुद्धि परीक्षण द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है आपको डेबर के अनुसार डेफिनेशन दी जा रही है, फिर आपको हेडिंग डालनी है कि बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको बुद्धि परीक्षण के बारे में लिखा यानी दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं। अगर आपसे बुद्धि परीक्षण के प्रकार भी पूछे जाते हैं तो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए बुद्धि परीक्षण को जो है 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है शाब्दिक नहीं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। देखिए ये जो था
परीक्षार्थियों को संख्या के आधार पर, ये जो है संख्या के आधार पर है। नेक्स्ट जो है परीक्षणों के प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर, ये जो है प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर बांटा गया है। ये भी दो भागों में है, पहला है आपका शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें आप याद रखिएगा। फर्स्ट क्या था, संख्या के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो प्रस्तुतिकरण के स्वरूप के आधार पर इन्हें दो भागों में भी यानी विभक्त किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो वो क्या है, पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ठीक है, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर ये जो है बुद्धि परीक्षण दिए गए हैं, कुछ देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। जैसे स्टैनफोर्ड विनय बुद्धि परीक्षण, बैचलर बुद्धि परीक्षण, ये है दिए गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इनका। नेक्स्ट है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण की विशेषताएं। अब इसकी यहाँ पर विशेषताएं दी जा रही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका सेकंड पॉइंट जो था वो था सामूहिक बुद्धि परीक्षण। इसके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें जो बुद्धि परीक्षण आते हैं वो नीचे दिए जा रहे हैं, देख लीजिएगा। आर्मी अल्फा परीक्षण, बर्ट सामूहिक बुद्धि परीक्षण, जलौटा बुद्धि परीक्षण। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिएगा और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट इसकी फिर विशेषताएं आपको लिखनी है। नेक्स्ट शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और फिर इसकी विशेषताएं हैं दोस्तों। नेक्स्ट पर आगे बढ़ते हैं। फिर अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है और यहाँ पर इसकी भी विशेषताएं दी जा रही है, आप देख लीजिएगा और इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर अगला जो प्रश्न है ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर इसमें आपसे पूछा जा रहा है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। यहाँ पर दोस्तों पर्सनैलिटी के बारे में आपसे पूछा गया है और ये जो प्रश्न है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, इसे पढ़कर ही जाएं। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसकी कुछ परिभाषाएं दीजिए। नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, इसके विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य तथ्यों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट जो है व्यक्तित्व पद से आप क्या समझते हैं, कौन कौन से कारक इसकी बुद्धि एवं विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं, यहाँ पर आपसे व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है व्यक्तित्व का अर्थ एवं परिभाषाएं। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों जो भी आंसर में दिया गया है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस प्रश्न से दोस्तों आपको शॉर्ट आंसर भी देखने को मिलेंगे और ऑब्जेक्टिव भी देखने को मिलेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो दिए गया है आंसर में देख लेते हैं। सामान्य तौर पर व्यक्तित्व अंग्रेजी शब्द पर्सनैलिटी का हिंदी रूपांतर है, जो सभी जानते हैं दोस्तों। पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। किससे बना है, ये जो शब्द है आपका पर्सोना से बना है। ये एक नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो है पर्सनैलिटी टॉपिक जो है आपके टेट और सीटेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, जिसका अर्थ नकाब होता है। ठीक है दोस्तों, जिसे नायक नाटक करते समय पहनते थे। तो यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, आसान सा है, आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार जो है डेफिनेशंस दी जा रही हैं पर्सनैलिटी की, आप देख सकते हैं इन्हें। पहली जो है आपकी ड्राइवर के अनुसार है, दूसरी जो है गिलफोर्ड के अनुसार, थर्ड बैलेंटाइन और नेक्स्ट जो है ऑलपोर्ट के अनुसार। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पूछा गया था। तो नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है व्यक्तित्व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। फर्स्ट जो है आपका जैविक कारक, इसके अंदर आप लिखेंगे शरीर रचना। नेक्स्ट अंतःस्रावी ग्रंथियाँ और नेक्स्ट रहेगा आपका पीयूष ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, यानी अंतःस्रावी ग्रंथियों में आएगा आपका पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट अभिब्रक ग्रंथि, गल ग्रंथि। तो यहाँ पर आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे चलते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है मनोवैज्ञानिक कारण। नेक्स्ट फिर है वातावरण संबंधी कारक।
नेक्स्ट सांस्कृतिक कारक। चलिए ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ, यानी अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ पर। चलिए प्रश्न क्या है देखते हैं। ये जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं या सृजनात्मकता से आपका क्या आशय है, इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। आपसे यहाँ पर सृजनात्मकता के बारे में पूछा जा रहा है और इसके प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कराया गया है। तो आपको सबसे पहले हेडिंग डालनी है सृजनात्मकता का अर्थ एवं परिभाषाएं। ठीक है दोस्तों, लिखना शुरू करेंगे सृजनात्मकता के बारे में। और यहाँ पर कुछ विद्वानों के अनुसार डेफिनेशन दी गई हैं, देख लीजिएगा इन्हें और इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन्हें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आपसे सिद्धांत पूछे गए थे तो आपको हेडिंग डालनी है सृजनात्मकता के सिद्धांत। पहला है आपका वंशानुक्रम का सिद्धांत, नेक्स्ट है पर्यावरण संबंधित सिद्धांत है, नेक्स्ट अर्धगोलाकार सिद्धांत। तो इस तरीके से यहाँ पर दिए जा रहे हैं और आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों ये जो है आपका 5 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है IA टेलर ने किया। उन्होंने सृजनात्मकता की व्याख्या 5 स्तरों के आधार पर की तथा कहा जैसे व्यक्ति में सृजनात्मकता का स्तर बढ़ता जाता है वह अधिक सृजनात्मक होता जाता है। और ये जो स्तर है यहाँ पर नीचे आपको दिखाया जा रहा है, देख लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जैसा यहाँ पर बना हुआ है इसी तरीके को, यानी इसी तरीके का आपको एग्जाम में भी बनाना है और जैसे पॉइंट दिए गए जो जहाँ पर लिखा है सेम ऐसे ही लिखना है। फर्स्ट जो है आप यानी यहाँ पर जो दिए गए हैं देख लीजिएगा और इन सभी को आपको लिखना है। ठीक है, ये जो है जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे ये जो है आपके उच्च स्तर हैं और यहाँ से ये जो रहेंगे निम्न स्तर पर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। सृजनात्मकता की विशेषताओं और प्रकृति का वर्णन करें। यहाँ पर आपसे विशेषताएं और प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग डालिए सृजनात्मकता की प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में नीचे दिया गया है, आप पॉइंट डालकर दिए गए हैं, कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, इन्हें देखकर आप लिखेंगे, देख लेंगे एक बार फिर लिखना शुरू करेंगे। नेक्स्ट, सृजनात्मकता की विशेषताएं। आपसे विशेषताएं भी पूछी गई तो आपको हेडिंग डालनी है सृजनात्मकता की विशेषताएं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो है दोस्तों आपका अगला प्रश्न जो है यहां आपसे पूछा जा रहा है उपलब्धि परीक्षण कहां तक उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सहायक होते हैं। यहां से दोस्तों आपसे उपलब्धि परीक्षण के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट जो है इसी प्रश्न को पूछा गया है शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों में क्या अंतर है। यहां पर दोस्तों आपसे शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों में अंतर पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आंसर की तरफ और देखते हैं आंसर को। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उपलब्धि परीक्षण निम्न प्रकार से उत्तम शिक्षा प्रदान करने में सहायक है, जो कि यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं, आप देख सकते हैं और इन पॉइंट को लिखेंगे आप। अब यहाँ पर शिक्षक निर्मित एवं मानकीकृत परीक्षणों की तुलना की जा रही है, यानी इसमें अंतर पूछे गए थे आपसे, तो आपको इस तरीके से ही लिखना है। एक साइड आप लिखेंगे मानकीकृत परीक्षण और दूसरी साइड लिखेंगे शिक्षक निर्मित। ठीक है दोस्तों, फिर पॉइंट डालकर आप लिखना स्टार्ट करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है सांख्यिकी का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसके प्रकार, विशेषताएं व सीमाओं का वर्णन कीजिए। ये जो है दोस्तों आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा एग्जाम में आ सकता है। सांख्यिकी से आप क्या समझते हैं, सांख्यिकी की आवश्यकता के बारे में बताइए। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर में जो है काफ़ी आसान से दिए, यानी काफ़ी आसान सा बताया गया है और आप इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट,
जो डेफिनेशंस दी जा रही हैं विद्वानों के अनुसार, यानी पहली जो है बाउले के अनुसार है, नेक्स्ट जो है बेस्ट के अनुसार है। तो दो डेफिनेशन है, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फिर आपको हेडिंग डालिए सांख्यिकी के प्रकार, देख लीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये कार्य दिए जा रहे हैं और विशेषताएं। चलिए आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहाँ पर सांख्यिकी की आवश्यकता दिखाई गई है आपको। अब ये जो है दोस्तों सीमाएं,